हेलो बच्चों, आज हम लोग इस आज के वीडियो लेक्चर में डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से पोटेंशियल की वैल्यू को कैलकुलेट करना सीखेंगे। डाइपोल की एक्सिस पर कितना पोटेंशियल होता है और डाइपोल के इक्वेटर पर पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होती है। डाइपोल क्या होता है और किस तरह से डाइपोल को बनाया जा सकता है, डाइपोल की लेंथ कितनी होती है और डाइपोल मोमेंट को किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। तो आज का जो हमारे पास मेन टॉपिक है वो डाइपोल की वजह से पोटेंशियल को कैलकुलेट करना है। डाइपोल दो सेम मैग्नीट्यूड के दो चार्ज का कॉम्बिनेशन होता है। ऐसे चार्ज पार्टिकल जिनमें चार्ज का अमाउंट तो सेम हो बट एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, माने अपोजिट नेचर और सेम मैग्नीट्यूड के दो चार्ज पार्टिकल अगर स्मॉल सेपरेशन डिस्टेंस पर रखे जाते हैं, बहुत कम दूरी पर रखे जाते हैं, स्मॉल डिस्टेंस पर रखे जाते हैं, तो दोनों चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम बनता है उस इलेक्ट्रिकल सिस्टम को इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। और इस डाइपोल की जितनी लेंथ है उस लेंथ के मिड पॉइंट से जो परपेंडिकुलर लाइन पास होती है उसे इक्वेटर कहते हैं। दोनों चार्ज को कनेक्ट करने वाली लाइन को एक्सिस कहते हैं। तो हम चर्चा करेंगे आज के वीडियो लेक्चर में डाइपोल की वजह से पोटेंशियल को कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये हमारे पास, पहले मैं डाइपोल को बना लेता हूं। तो इधर एक पॉजिटिव चार्ज होगा और इधर एक नेगेटिव चार्ज होगा। इधर मैं नेगेटिव लिख देता हूं -q और इधर +q लिख लेता हूं। आप इधर पॉजिटिव लिख सकते हैं, इधर नेगेटिव लिख सकते हैं। तो ये लाइन है जो दोनों चार्ज को कनेक्ट कर रही है। इधर एक पॉजिटिव चार्ज है, इधर एक पॉजिटिव चार्ज है, इधर नेगेटिव चार्ज है। ये पॉइंट ए पर है और ये पॉइंट बी पर है। और ये जो लाइन होगी, जो लाइन दोनों चार्ज को कनेक्ट कर रही है, इस लाइन को आप एक्सिस कहते हैं, एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल की एक्सिस हो गई। इधर पॉजिटिव इनफाइनाइट और इधर नेगेटिव इनफाइनाइट, ये हो गई एक्सिस। और अगर इस डाइपोल की लेंथ, टोटल लेंथ अगर मैं 2l लेता हूं, टोटल 2l हो गई, तो इसका जो मिड पॉइंट होगा वो l लेंथ पर हो जाएगा और ये वाली लेंथ l हो जाएगी। तो मिड पॉइंट इसका o हो जाएगा। मिड पॉइंट से परपेंडिकुलर जो लाइन पास होगी, ये वाली लाइन, इस लाइन को आप इक्वेटर कहेंगे, इक्वेटर ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो जो लाइन दोनों चार्ज को कनेक्ट कर रही है उसे आप एक्सिस कहेंगे, और जो लाइन डाइपोल के मिड पॉइंट से परपेंडिकुलर पास हो रही है उसे आप इक्वेटर कहेंगे। ये एक्सिस उसी तरह से जैसे आप लेंस या मिरर पढ़ते हैं, तो ये लेंस का या मिरर का पोल हो गया और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल को कनेक्ट करने वाली लाइन को आप एक्सिस कहते हैं, मिरर की एक्सिस कहते हैं। यही काम होता है लेंस में, होता है कि लेंस के दोनों साइड सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, तो दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर को कनेक्ट करने वाली लाइन को C1 से C2 कनेक्ट करने वाली लाइन को लेंस की एक्सिस कहते हैं। इसी तरह से जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होगा, उस इलेक्ट्रिक डाइपोल में दोनों चार्ज को कनेक्ट करने वाली लाइन को आप एक्सिस कहेंगे। अब मुझे इन दोनों चार्ज की वजह से पोटेंशियल को कैलकुलेट करना है। तो एक चार्ज पार्टिकल यहां पर है, एक चार्ज पार्टिकल यहां पर है। इन दोनों की वजह से मैं एक्सिस पर वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूं, इक्वेटर पर कैलकुलेट किया जा सकता है। एक्सिस पर 0 एंगल है, इक्वेटर पर 90 डिग्री का एंगल है। तो मैं एक बार कॉमन फार्मूला बना लेता हूं थीटा डिग्री पर, जो ना एक्सिस पर होगा और ना ही इक्वेटर पर होगा। और फिर उस एंगल को एक बार हम थीटा की जगह 0 और एक बार थीटा की जगह 90 डिग्री यूज कर लेंगे, तो एक्सिस और इक्वेटर दोनों जगह मुझे वैल्यू मिल जाएगी। तो एक बार मैं पोटेंशियल को थीटा एंगल पर कैलकुलेट कर रहा हूं। तो ये हो गए हमारे पास कंसेप्ट एक्सिस और इक्वेटर का।
तो सपोज दैट इस मिड पॉइंट से मैं आर डिस्टेंस की तरफ जाऊंगा, इधर आ गया मैं थीटा एंगल पर, और इस पी पॉइंट पर आ गया। अब इस पी पॉइंट पर मुझे नेट पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो पॉजिटिव चार्ज इधर है, ये वाली डिस्टेंस सपोज दैट r1 हो गई, निगेटिव चार्ज इधर है तो ये वाली डिस्टेंस हमारे पास r2 हो गई। और अब आपको ये दिखाई दे रहा है कि r2 सबसे ज्यादा है, फिर है r और फिर है r1, माने r1 सबसे कम है। तो ये वाला एंगल अगर थीटा है तो ये वाला एंगल थीटा से थोड़ा कम होगा, यानी ये वाला जो एंगल होगा थीटा माइनस डी थीटा होगा, क्योंकि स्लोप और डाउन हो गया है। लेकिन डी थीटा बहुत स्मॉल वैल्यू होगी, तो अगर डी थीटा को इग्नोर करें तो इस एंगल को भी थीटा लिया जा सकता है, तो ये एंगल भी मैं थीटा ले लेता हूं। अब पहले इस चार्ज की वजह से पोटेंशियल को पी पॉइंट पर कैलकुलेट करना है, फिर नेगेटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल को पी पॉइंट पर कैलकुलेट करना है। तो मैं कैलकुलेट करूंगा। अच्छा, जो पोटेंशियल है वो स्केलर क्वांटिटी है, तो इसमें डायरेक्शन और कंपोनेंट डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं है। तो मैं पोटेंशियल को कैलकुलेट करूंगा। पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज एट पॉइंट पी पॉइंट पर पोटेंशियल को कैलकुलेट करना है। तो पोटेंशियल का फार्मूला मेरे पास है V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आप लिख सकते हैं, या इसकी जगह के लिखते हैं तो मैं एक बार लिखता हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज डिवाइड बाय डिस्टेंस, जो भी आपके पास है। लेकिन इत्तेफाक से आपके पास जो चार्ज है इस बार प्लस क्यू है, आप कैपिटल लिख सकते हैं। डिस्टेंस आपके पास पॉजिटिव की वजह से r1 है, तो मैं इस पोटेंशियल को V1 लिखूंगा, और इसको मैं अगर कन्वर्ट कर देता हूं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इधर हो जाएगा प्लस क्यू डिवाइड बाई r1। एंड नेगेटिव चार्ज की वजह से इसी पॉइंट पर पोटेंशियल आपको कैलकुलेट करना है। मीन पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज एट पॉइंट पी पॉइंट पर नेट पोटेंशियल कितना होगा? पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज एट पॉइंट P। तो P पॉइंट पर कितना चार्ज होगा? P पॉइंट पर कितना पोटेंशियल होगा नेगेटिव चार्ज की वजह से? तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि चार्ज आपके पास नेगेटिव है। ध्यान रखना है कि जब पोटेंशियल चार्ज की वैल्यू नेगेटिव होगी तो पोटेंशियल की वैल्यू भी नेगेटिव आएगी, और चार्ज की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो पोटेंशियल की वैल्यू भी पॉजिटिव आएगी। तो नेगेटिव चार्ज की वजह से आप P पॉइंट पर कैलकुलेट कर रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है कि आपका चार्ज पार्टिकल कहां पर रखा हुआ है, और उस चार्ज की वजह से आपको कहां पर वैल्यू कैलकुलेट करना है। उन दोनों पॉइंट के बीच की सेपरेशन डिस्टेंस को आपको ध्यान में रखना है। जितने चार्ज पार्टिकल होंगे उन सभी चार्ज की वजह से अलग अलग आप पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे। जैसे पॉजिटिव की वजह से मैंने अलग V1 कैलकुलेट कर लिया, और नेगेटिव की वजह से मैं V2 कैलकुलेट करूंगा। तो फाइनली मैं माइनस लिख देता हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज आपके पास है Q, नेगेटिव Q है, इसी वजह से मैंने नेगेटिव साइन पहले लिख दिया, और डिस्टेंस है R2। अब नेट पोटेंशियल आपको कैलकुलेट करना है P पॉइंट पर, तो दोनों को जोड़ देंगे, प्लस कर देंगे। नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू डाइपोल। अब दोनों चार्ज की वजह से, यानी दोनों चार्ज मिलकर डाइपोल बना रहे हैं, तो डाइपोल की वजह से P पॉइंट पर कितना पोटेंशियल होगा? V इक्वल टू V1 प्लस V2, और V1 V2 की वैल्यू पुटअप कर देंगे। तो V1 की वैल्यू मेरे पास है ये, V2 की ये है, तो इधर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइड बाई R1, और V2 की वैल्यू नेगेटिव है तो वहां पर जाके नेगेटिव हो जाएगा, तो मैं लिखूंगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइड बाई R2। अब यहां से आप Q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले सकते हैं, तो V इक्वल टू Q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इधर हो जाएगा 1/R1 माइनस 1/R2। अब किसी भी तरह से आपको R1 R2 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेना है, और यहीं पर आके पुटअप कर देना है। आप अगर इसे और थोड़ा कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे
तो कैलकुलेट किया जा सकता है, क्योंकि ये वाली जो वैल्यू आ रही है पोटेंशियल की वो r डिस्टेंस पर मुझे कैलकुलेट करना है और थीटा एंगल पर, इसलिए इस नेट पोटेंशियल को लिखा जा सकता है r एंड थीटा लिखा जा सकता है, बिकॉज r और थीटा के रिस्पेक्ट में v की वैल्यू चेंज हो रही है। मीन जो पोटेंशियल की वैल्यू थीटा और r का फंक्शन है, तो मैं लिखूंगा q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इधर से मैं एलसीएम ले लेता हूँ r1 r2, इधर हो जाएगा r2 माइनस r1। इसे आप इक्वेशन फर्स्ट लिख सकते हैं। अब किसी भी तरह से आप r1 r2 की वैल्यू r के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। जैसे ही आपको r1 और r2 की वैल्यू r के रेस्पेक्ट में मिल जाएगी, r के साथ मिल जाएगी, तो r1 r2 की वैल्यू उस इक्वेशन फर्स्ट में रखा जा सकता है। चलिए मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, पहले r1 की वैल्यू मैं कैलकुलेट करूंगा। ये मेरे पास ये पॉइंट O है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट O है। तो अगर मैं R1 और R में अगर कंपेयर करूंगा तो मैं देखूंगा कि R थोड़ा ज्यादा है, और कितना ज्यादा है, जितना ज्यादा है उतना यहां से अगर हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दें तो इतनी वैल्यू केवल ज्यादा है, और अब ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू के इक्वल है, क्योंकि जितनी ज्यादा थी OP की वैल्यू उतने को मैंने अलग कर लिया, इतनी ज्यादा थी। ये पॉइंट O है तो इसको मैं O डैश लिख देता हूं, ये O डैश हो गया। और अगर मुझे O डैश मिल जाए तो आगे का काम हल हो सकता है। चलो मैं O डैश कैलकुलेट कर लेता हूं। ये आपके पास जो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है O डैश B, इस पूरे ट्रायंगल को एक बार मैं बाहर बनाने की कोशिश करता हूं। ये हमारे पास डायग्राम इस तरह से, या थोड़ा और अच्छे से बनाऊं मैं, ये इस तरह से, ये पॉइंट है O, ये है B और ये है P, ये है R1 और ये है R। अब आपको दिख रहा है कि ये जो R की वैल्यू है वो थोड़ी ज्यादा है, मीन OP थोड़ी ज्यादा है। कितनी ज्यादा है? जितना यहाँ से परपेंडिकुलर डालते हैं O डैश, इतनी वैल्यू केवल ज्यादा है। तो ये एंगल थीटा है ये, और इस राइट एंगल ट्रायंगल में समकोण त्रिभुज में O डैश B में अगर आप cos का यूज कर लेते हैं, ये वाली वैल्यू आपके पास पहले से L है, बिकॉज ये L वैल्यू गिवन है, ये L गिवन है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी L cos थीटा। अब इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो OP इक्वल टू आप लिखेंगे O डैश प्लस O डैश P, और आपको मालूम है कि O डैश P BP के बराबर है, O डैश P इक्वल टू BP, बिकॉज आपको अभी मैंने बताया कि ये वाली वैल्यू ज्यादा है इसके कंपेयर में। तो कितनी ज्यादा थी? यहां से मैंने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी, इतनी वैल्यू केवल ज्यादा थी, और आगे की यहां से यहां तक की वैल्यू इसके बराबर होगी, यानी O डैश P की वैल्यू BP के बराबर है, और ये है R1। तो मैं OP की जगह R लिखूंगा, O डैश की जगह L cos थीटा है प्लस R1 हो जाएगा। अब R1 की वैल्यू मैं कैलकुलेट करूंगा तो हो जाएगा R माइनस L cos थीटा, ये हो जाएगी R1 की वैल्यू। इसी तरह से R2 की वैल्यू मुझे कैलकुलेट करना है, और जब मैं R2 की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा तो वो भी R के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करूंगा। इधर की वैल्यू मैं हटाता हूं यहां से, और फिर मैं R2 की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा। जैसे ही मेरे पास R2 की वैल्यू आ जाएगी तो अब मुझे मालूम है कि ये वाली वैल्यू थोड़ी ज्यादा है, कितनी? AP की वैल्यू थोड़ी ज्यादा है इसके कंपेयर में। तो ये वाला मैं एक ट्रायंगल बाहर बनाता हूं, ये इस तरह का ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, ये, और ये एंगल थीटा है, ये L है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट O है, ये पॉइंट B है, ये है R, ये है R2 है। और अब आपको दिख रहा है कि ये वाली वैल्यू मीन R2 की वैल्यू थोड़ी ज्यादा है R के रिस्पेक्ट में। कितनी ज्यादा है? अगर मैं यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन बना देता हूं, इस पॉइंट को मैं A डैश लिख देता हूं, तो इतनी वैल्यू केवल ज्यादा है। और ये एंगल थीटा हमारे पास, ये L है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी L cos थीटा। इसमें आप राइट एंगल ट्रायंगल में cos ले लें तो cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा बेस डिवाइड बाय हाइपोटेनियस। एंगल के सामने वाली साइड जो होती है वो परपेंडिकुलर होती है। अब आप इस AP की वैल्यू लिखेंगे, AP इक्वल टू
आप लिखेंगे ए डैश प्लस आप लिखेंगे ए डैश पी। अब ए डैश पी की वैल्यू, ए डैश पी की जो वैल्यू है मेरे पास, ए डैश पी इक्वल टू ओपी, और ये है आर। तो इधर लिखा जा सकता है R2 इक्वल टू ये है L cos थीटा और A प्लस आर। तो R2 की वैल्यू मुझे मिल गई, R1 की वैल्यू ये मेरे पास है, R1 और R2 की वैल्यू मैं इक्वेशन फर्स्ट में लिख देता हूं और कैलकुलेट कर लेता हूं। जो भी वैल्यू मिलेगी वही नेट पोटेंशियल हो जाएगा डाइपोल की वजह से। तो R1 R2 की वैल्यू मैं इक्वेशन फर्स्ट में लिखता हूं, तो मेरे पास एक नई इक्वेशन बनेगी इस तरह से। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन का अगर मैं यूज करूंगा तो जो पोटेंशियल की वैल्यू आ रही है आर और थीटा के फंक्शन में इक्वल टू क्यू मीन चार्ज डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट R2 माइनस R1 लिखा हुआ है डिवाइड बाई R1 R2 है। अब R1 R2 की वैल्यू में पुट अप कर लेंगे तो इधर हो जाएगा Q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। R2 की वैल्यू मेरे पास है L cos थीटा प्लस R मीन L cos थीटा प्लस R माइनस R1 की वैल्यू है R माइनस L cos थीटा, R माइनस L cos थीटा ब्रैकेट बंद डिवाइड बाई R1 R2 मल्टीप्लाई में, तो R1 की वैल्यू मेरे पास जो भी है R माइनस L cos थीटा मल्टीप्लाई R प्लस L cos थीटा। और अब इसे और कैलकुलेट किया जा सकता है। अगर मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो मेरे पास एक नई वैल्यू बनकर आ जाएगी। इधर पोटेंशियल की वैल्यू चल रही है R और थीटा के फंक्शन में, पोटेंशियल की वैल्यू R और थीटा के फंक्शन में चल रही है इक्वल टू, इधर हो जाएगा Q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इधर से आप माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे तो माइनस, ये माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस आर और ये प्लस का कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा L cos थीटा और L cos थीटा यानी 2L cos थीटा हो जाएगा डिवाइड बाई, आप इसका अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे। जैसे आप फार्मूला जानते हैं a माइनस बी ए प्लस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी तरह से आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा मेरे पास। और अगर मैं इसे और कुछ नए फंक्शन में लिखना चाहूं तो मैं चार्ज मल्टीप्लाई लेंथ, ये लेंथ डाइपोल की लेंथ है, जो डाइपोल की लेंथ है, टोटल लेंथ आपके पास 2L थी तो मैंने हाफ से L एंड नेक्स्ट हाफ से L डिस्टेंस लिया था। तो मैं इसे कैलकुलेट करूंगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मैं लिख दूंगा 2L मल्टीप्लाई Q में लिख सकता हूं और फिर मल्टीप्लाई में cos थीटा है और इधर ये ब्रैकेट है डिवाइड बाई R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अगर मैं 2L मल्टीप्लाई Q को मैं डाइपोल मोमेंट कहूंगा तो जो डाइपोल मोमेंट है, चार्ज मल्टीप्लाई लेंथ ऑफ द डाइपोल मोमेंट P इक्वल टू जो भी चार्ज है डाइपोल में मल्टीप्लाई डाइपोल की जितनी भी लेंथ है, दोनों का मल्टीप्लाई करा देंगे तो डाइपोल मोमेंट मिल जाएगा। तो ये वैल्यू जो मेरे पास है 2L मल्टीप्लाई Q ये डाइपोल मोमेंट हो जाएगी। फिर इसके बाद एक और यहाँ पर नया कंसेप्ट कि जो L की वैल्यू है वो बहुत कम है एज ए कंपेयर टू R, तो L स्क्वायर की वैल्यू और कम होगी मच स्मॉलर देन एज ए कंपेयर टू R स्क्वायर। तो जो L स्क्वायर होगा उसको लगभग जीरो किया जा सकता है। जीरो का मतलब तुलनात्मक ढंग से कंपेरेबल
आर स्क्वायर की वैल्यू ज्यादा है जब कंपेयर टू एल स्क्वायर, तो एल स्क्वायर को लगभग लगभग आप जीरो कर देंगे। जैसे ही आप एल स्क्वायर को जीरो करेंगे तो पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, ये वाला टर्म पूरा जीरो हो गया, बचेगा केवल आर स्क्वायर। तो पोटेंशियल की वैल्यू जो आर और थीटा के फंक्शन में चल रही है वो हो जाएगी 1/4πε0। ऊपर हो जाएगा आपके पास p cos थीटा डिवाइड बाई, नीचे केवल आर स्क्वायर बचेगा, आर स्क्वायर बचेगा, ये वैल्यू आ जाएगी पोटेंशियल की। अब यहां पर दोनों अलग अलग पैरामीटर को कैलकुलेट करते हैं, एक बार तो एक्सिस पर, एक बार इक्वेटर पर। जब एक बार एक्सिस पर कैलकुलेट करेंगे तो आप थीटा की जगह 0 लिख देंगे, इक्वेटर के लिए थीटा की जगह 90 डिग्री लिख देंगे। तो मैं पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट करता हूं डायपोल की एक्सिस पर और डायपोल के इक्वेटर पर। पोटेंशियल मीन नेट पोटेंशियल at axis and equator of electric dipole। इलेक्ट्रिक डाइपोल की एक्सिस और इक्वेटर पर कितना पोटेंशियल होगा, ये आपके पास एक डाइपोल हो गया, इधर नेगेटिव क्यू